नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के बारे में। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके द्वारा यह अधिनियम बनाया गया। इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य था कि जो लोक सेवाएँ और जो सरकारी योजनाएँ हैं उनका जो लाभ है या फिर उन तक जो जनता की पहुँच है उसको किस तरीके से ईजी बनाया जा सके, या किस तरीके से जो इनकी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। तो यह उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, सरकारी जो अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट थे या सरकारी विभाग थे, उनके द्वारा जो सेवाएँ प्रदान की जाती थी उनको एक ही जगह पर लाया गया, यानी कि लोक सेवा केंद्र स्थापित किए गए। ये जो लोक सेवा केंद्र स्थापित किए गए ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे जो हैं हर नगरीय क्षेत्र या हर ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर जितने भी ये जो डिपार्टमेंट्स थे उनको उनकी जो सेवाएं थी उनको एक ही जगह पर लाया गया, और जो है जनता को ये सुविधा दी गई कि वह किसी भी तरीके की जो सेवा है, या चाहे वह जल विभाग से हो, चाहे शिक्षा विभाग से हो, या फिर आप हेल्थ विभाग से हो या बिजली विभाग से हो, तो इन सारे ही विभागों को जो है उस लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और जो आप जिस सेवा के लिए इच्छुक हैं, जो सेवा आप चाहते हैं, उसके लिए वहाँ आवेदन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको उस आवेदन के बदले वहाँ पर एक रिसिप्ट दी जाती है। उस रिसिप्ट पे एक नंबर होता है जिसके बाद आप उस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही यह सेवा जो आप आवेदन कर रहे हैं ये टाइम से पूरा हो, इसके लिए भी इस अधिनियम के द्वारा प्रोविज़न किया गया। अब इसमें ऐसा प्रोविज़न किया गया कि जिस दिन वो आवेदन किया जाएगा उस दिन से उसके अंदर एक निर्धारित टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाएगा कि इतने दिन के अंदर जो संबंधित अधिकारी है उसे उसका जो है वो सेवा जो है प्रदान करनी होगी, या जो उसका सॉल्यूशन है वो देना होगा। और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए उसे उसका कारण बताना होगा। और अगर वह सही नहीं बताता है या जो आवेदक है वह इससे असंतुष्ट है तो वह इसकी जो है अपील प्रथम अपील अधिकारी को कर सकता है। उससे असंतुष्ट है तो द्वितीय अपील अधिकारी को कर सकता है, और वहाँ से भी असंतुष्ट है तो वह जो इसकी अपील है वो जो नाम निर्दिष्ट अधिकारी है यानी कि नॉमिनेटेड ऑफिसर जो है उसे कर सकता है। तो इतना सारा इसके अंदर प्रोविज़न किया गया ताकि जो ये लोक सेवा प्रदान करने की जो प्रोसीजर है इसको सुदृढ़ बनाया जा सके, और जनता के अंदर जो है ये विश्वास दिलाया जा सके कि जो उनको जो ज़रूरत है उसे इस सेवा के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। और इसी के लिए जो है पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अंदर लगभग 412 लोक सेवा केंद्र अभी तक खोले जा चुके हैं, और जिनके अंदर जो है लगभग 42 विभागों की 450 से ज़्यादा सेवाएं जो हैं इंक्लूड की गई हैं, जो कि इन लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराई जा रही है। 2018 के अंदर इसके अंदर एक सेवा और जोड़ी गई, वन डे सॉल्यूशन, यानी कि जो कोई ऐसी क्वेरी आती है जो कि एक दिन में सॉल्व की जा सकती है, तो उसको भी इस अधिनियम के माध्यम से जो है इसमें लाया गया और उन्हें एक दिन के अंदर जो है सॉल्यूशन दिया गया, या एक दिन में उनको जो है वो सेवा प्रदान की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, यानी कि इसी एक्ट के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, लोक सेवा विभाग का जो डिपार्टमेंट बनाया। उसी के अंदर अगर कोई इस अधिनियम के अंतर्गत कोई ऐसी शिकायत आती है जिसका सॉल्यूशन करना जो है बड़े लेवल पर ज़रूरी है, या फिर जो है इसके अपील अधिकारी उसको सही से नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक जो है ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसे लोक सेवा ट्रिब्यूनल बोलते हैं। उस अधिकरण के अंदर जो है इसकी सुनवाई की जा सकेगी। तो ये सारा ही जो प्रोसीजर बनाया गया उसका उद्देश्य यही था कि जो लोक सेवाएं हैं उन्हें किस तरीके से जनता तक सुविधापूर्वक पहुंचाया जा सके। और इसीलिए यह एक्ट बनाया गया जिसके माध्यम से जो लोक सेवाएं हैं उन्हें हमारा लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि जो नागरिक हैं उनका ये लीगल राइट हो चुका है कि वह जो लोक सेवाएं हैं उन्हें ले सके या उन्हें प्रदान किया जा सके। इसी एक्ट के माध्यम से ये सारी व्यवस्था की गई, और इसके अंदर यह भी बताया गया कि अगर कोई अधिकारी जो है विलंब करता है या असफल रहता है ऐसे कार्य करने से, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी, उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जा सकेगी, या फिर उसके ऊपर अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई भी की जा सकेगी राज्य सरकार के द्वारा। तो ये सारा ही प्रोसीजर जो है सिर्फ यही उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किया गया। तो चलिए इसके जो सेक्शन वाइज जो प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस करते हैं, ताकि हमें पता चले कि आखिर इसका जो टाइम पीरियड है, यानी कि कितने दिनों में अपील होगी, किसे होगी, और आखिर जो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके बाद किसके पास जाना होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं इसके सेक्शन वाइज प्रोविज़न के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
चलिए शुरू करते हैं। यह कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए हैं उनको यहाँ पर राइट डाउन किया गया है। आप यहाँ से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। एक्ट के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो शुरू करते हैं। तो इस एक्ट का जो संख्या क्रमांक है वह है 24 ऑफ 2010। राज्यपाल की अनुमति यानी कि गवर्नर की अनुमति, क्योंकि ये जो एक्ट है ये मध्य प्रदेश राज्य का एक्ट है, इसलिए इसे जो अनुमति मिली है वह राज्यपाल से मिली। वो किस दिन 17 अगस्त 2010 को इसे अनुमति प्राप्त हुई और यह प्रवृत्त हुआ यानी कि जो है लागू हुआ 29 सितंबर 2010 के दिन। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है और इसके अंदर टोटल जो धाराएँ हैं वह है 11। सेक्शन 2, इसके अंदर डेफिनेशंस दी गई हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है वह है ए, डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होगा यानी कि पदाभिहित अधिकारी कौन होगा। तो जो सेक्शन 3 के अंदर दिया गया है वह यहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जिस अधिकारी को प्राइमरी जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी कार्य को करने के लिए, जब उसे आवेदन किया जाएगा तो वो पदाभिहित अधिकारी यहाँ पर होगा। सी के अंदर दिया गया है फर्स्ट अपील ऑफिसर यानी कि प्रथम अपील अधिकारी कौन होगा। तो वह भी सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया है, यानी कि जिसे जो अगर सेवा प्राप्त नहीं होती है तो जिसे अपील की जाएगी वह यहाँ पर प्रथम अपील अधिकारी होगा। ई, राइट टू सर्विस जो कि सेक्शन 4 में दिया गया है, यानी कि सेवा का अधिकार, जिसमें बताया गया है कि जो सेवा का जो प्राप्त करने का अधिकार है, जो व्यक्ति है जिसके लिए जो लोक सेवा का जो प्रावधान किया गया है, तो उसके बारे में क्या क्या उसके पास प्रोविजंस होंगे, कौन कौन सी सेवा वह ले सकेगा, ये सेक्शन 4 में बताया गया है। जी के अंदर बताया गया है सेकंड अपीलेंट अथॉरिटी यानी कि द्वितीय अपील अधिकारी। तो अब ये कौन होगा, यदि प्रथम अपील अधिकारी के जो निर्णय है उससे अगर अपन असंतुष्ट अगर कोई रहता है, यानी कि जो व्यक्ति है व्यतीत व्यक्ति है वह अगर असंतुष्ट रहता है तो वह द्वितीय अपील अधिकारी को यहाँ पर अपील कर सकेगा। लेकिन इसके लिए कुछ टाइम लिमिट्स हैं जो कि हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3, सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की सूचना। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसी के अंदर बताया गया है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होगा, पदाभिहित अधिकारी मतलब, और प्रथम अपील अधिकारी कौन होगा, द्वितीय अपील अधिकारी कौन होगा, और एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि निश्चित की गई समय सीमाओं की सूचना। तो ऐसा क्या टाइम लिमिट होगी जिसके अंदर जो है आपको वो सेवा पूर्ण करनी होगी। तो यह जो चीज़ है ये यहाँ पर सेक्शन 3 में बताई गई है। जो टाइम लिमिट फिक्स की जाएगी किसी सेवा को देने के लिए वह राज्य सरकार के द्वारा निहित की जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हर जो सेवा होगी उसके लिए अलग अलग टाइम पीरियड यहाँ पर सेट किया जा सकता है, इसलिए इसके अंदर यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसीलिए इसके अंदर जितनी भी पावर्स होंगी कि प्रथम अपील अधिकारी कौन होगा, द्वितीय अपील अधिकारी कौन होगा, उन सबको नियुक्त करने की शक्ति या उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है कि किस तरीके से जो है प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो राज्य सरकार यहाँ पर जो है विहित करेगी। अब वो सेवाएं कौन कौन सी होती है जो जिसके लिए यह एक्ट बनाया है, तो जल विभाग से रिलेटेड हो सकती है। अब जल विभाग में अगर किसी को नल कनेक्शन लगवाना हो या किसी के यहाँ जो है पानी नहीं आ रहा हो या हैंडपम्प जो है वो लगवाना हो या उसको ख़राब हो गया है तो सुधरवाना हो, उस तरीके की अगर शिकायतें हैं तो वो इसके अंदर की जा सकती हैं। बिजली विभाग से रिलेटेड यानी कि अगर आपका जो है मीटर बंद पड़ा हो या लगवाना हो या उस तरह की कोई और प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो या फिर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल बनवाना हो, आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, या फिर इससे अलग हटके अगर जो पेंशन योजना है, जो इंदिरा गांधी पेंशन योजना है या इस तरीके की अलग अलग जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, यदि उनसे रिलेटेड हमको कोई आवेदन करना है या उन सेवाओं को प्राप्त करना है तो उसके लिए जो है यह यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अंदर टोटल जितने सेवाएँ हैं वो लगभग 300 से ऊपर जो सेवाएँ हैं इसमें जोड़ी गई हैं और वो अलग अलग विभागों की जो है उसमें कैटेगराइज की गई हैं। सेक्शन 4, निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि जो पात्र व्यक्ति है यानी कि जो एलिजिबल पर्सन है वह यहाँ पर जो राज्य सरकार के द्वारा जो समय सीमा निश्चित की जाएगी किसी सेवा को प्रदान करने की, उसके अंतर्गत यानी कि उसके जो टाइम लिमिट है उसके अंदर उसका वह हकदार होगा कि उसे उतने समय के अंदर जो है वह सेवा प्रदान की जाए। तो यही यहाँ पर सेक्शन 4 के अंदर बताया है। सेक्शन 5, निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान करना। हमने सेक्शन 4 में जो देखा वहाँ पे सेवा प्राप्त करने का अधिकार था यानी कि राइट था। यहाँ बताया गया है कि जो निश्चित समय सीमा है उसके अंदर सेवा प्रदान की जाएगी। तो वो कौन करेगा, तो जो पात्र व्यक्ति है यानी कि एलिजिबल पर्सन है वह डेजिग्नेटेड ऑफिसर को
यानी कि पदाभित अधिकारी को या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या जो उसके अधीनस्थ कोई व्यक्ति है उसे, या फिर उसके अलावा जो राज्य सरकार है वह किसी अधिकारी को इस हेतु जो है नॉमिनेट कर देगी, यानी कि जो नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, इन सब में से किसी को जो है पात्र व्यक्ति यहाँ पर आवेदन कर सकेगा। और जो ऐसा आवेदन किया जाएगा उसकी समय सीमा के अंदर यह जो व्यक्ति हैं वह उसको जो जिस सेवा के लिए उसने आवेदन किया है वह सेवा उसको प्रदान करेंगे। डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होगा, जब उसे ये आवेदन प्राप्त होगा तो वह उसका विश्लेषण करेगा, यानी कि उसकी जांच करेगा, और यदि उसे लगता है कि वह सही नहीं है तो वह उसे नामंजूर कर सकेगा। और अगर वह सब चीज़ें प्राप्त जो है सही होती हैं तो उसको जो है वह सेवा प्रदान यहाँ पर कर सकेगा। अब यदि अगर वो आवेदन नामंजूर कर देता है सेक्शन 5(2) के अंदर, तब क्या होगा, तो उसके लिए जो है सेक्शन 6 में प्रोविज़न किया गया है जिसमें अपील के बारे में बताया है कि जो इसके अंदर जो कहा गया है कि पहला सबसेक्शन कि यदि आवेदन सेक्शन 5(2) के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो, जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है अगर किसी आवेदन को नामंजूर कर देता है, तब निश्चित समय सीमा में सेवा नहीं दी गई हो या आवेदन नामंजूर और निश्चित समय सीमा के अवसान होने से, यानी कि जो समय सीमा निश्चित है उस जिस सेवा के लिए उसने जो आवेदन किया था, यदि वो जो उसके लिए जो समय सीमा है वो समाप्त हो गई हो, तो वो समाप्त होने की जो दिनांक है तब से, और जिस दिन उसे रद्द किया गया हो, यदि कि नामंजूर कर दिया गया हो आवेदन को, उस दिनांक से 30 दिनों के भीतर जो है वो यहाँ पर प्रथम अपील अधिकारी को यहाँ पर अपील कर सकेगा। लेकिन अगर वह कुछ कारण स्पष्ट करता है कि वह 30 दिन में क्यों नहीं कर पाया, और अगर वो पर्याप्त कारण जो है दर्शित करता है, तो प्रथम अपील अधिकारी जो है वो 30 दिनों के बाद भी यहाँ पर अपील ग्रहण कर सकेगा। इसके साथ ही कि प्रथम अपील अधिकारी स्वप्रेरणा से भी, यानी कि सुओ मोटो भी, जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के अंदर जो आवेदन दिया जाता है पात्र व्यक्ति के द्वारा, उस आवेदन को यदि जो है रद्द कर दिया गया है, या फिर जो है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास वह आवेदन विलंब से रखा हुआ है, यानी कि बहुत टाइम से उसमें विलंब हो गया है लेकिन कोई कार्य नहीं किया गया है, तब सुओ मोटो भी, यानी कि स्वप्रेरणा से जो है प्रथम अपील अधिकारी उस आवेदन का जो अभिलेख है वो मंगा सकेगा और उसमें ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह समुचित समझे। सबसेक्शन 2, प्रथम अपील अधिकारी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा। सबसेक्शन 2 है, प्रथम अपील अधिकारी यह पाता है कि आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति के बावजूद डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा, यानी कि अगर जैसे जब प्रथम अपील अधिकारी जो है उस आवेदन का जब विश्लेषण करता है या जब सुनवाई करता है, तब उसे अगर ये लगता है या प्रतीत होता है कि जो आवेदन किया गया था वो संपूर्ण था और जो उसके द्वारा अपेक्षित जो चीज़ें उसमें मांगी गई थी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वह आवेदक के द्वारा दिए गए थे, और उसके बावजूद जो है प्रथम जो ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है उन्होंने उसका जो आवेदन है वह स्वीकार नहीं किया, या जो उसकी जो सेवा प्रदान करने की जो समय सीमा थी उसके अंतर्गत जो है उसे जो है वह सेवा प्रदान नहीं की, तब ऐसी स्थिति में जो है प्रथम अपील अधिकारी द्वितीय अपील अधिकारी को जो है डेजिग्नेटेड ऑफिसर पर सेक्शन 6(1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु निर्देश कर सकेगा, यानी कि जो पदाभित अधिकारी है उसे इस कार्य के लिए यहाँ पर जो है दंडित किया जा सकेगा, पेनल्टी लगाई जा सकेगी उसके ऊपर। सबसेक्शन 3, प्रथम अपील अधिकारी का जो विनिश्चय आता है, यानी कि जब प्रथम अपील अधिकारी को जब आवेदक द्वारा अपील की जाएगी और यदि उस अपील से वो संतुष्ट नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उस अपील का जो आदेश आया उस दिनांक से 60 दिन के भीतर जो है वह द्वितीय अपील अधिकारी को यहाँ पर अपील कर सकेगा। और यदि द्वितीय अपील अधिकारी को वह यह पर्याप्त कारण देता है कि वह किस वजह से 60 दिन के भीतर नहीं कर पाया, तो उसके बाद भी जो है द्वितीय अपील अधिकारी उसे अलाउ कर सकेगा अपील सबमिट करने के लिए। परंतु द्वितीय अपील अधिकारी स्वप्रेरणा से, जैसा कि प्रथम अपील अधिकारी में हमने देखा, उसी तरीके से द्वितीय अपील अधिकारी भी स्वप्रेरणा से सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अधीन फाइल अपील को या तो जैसे वह रद्द कर दी गई हो या समय सीमा से परे वहाँ पर प्रथम अपील अधिकारी के पास लंबित हो, तो उसका अभिलेख मंगा सकेगा और उसमें समुचित आदेश कर सकेगा। द्वितीय अपील अधिकारी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा, यानी कि जब द्वितीय अपील अधिकारी के पास जब वह अपील आएगी तो वह सीधे जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, उसे वहाँ से सीधे डायरेक्शंस दे सकेगा कि जो सेवा प्रदान करने का जो कार्य है जो इस आवेदन के थ्रू कहा गया था वो उसे पूर्ण करे। और या फिर वह अपील अगर उसे लगता है कि जो प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा जो आदेश दिया गया है वह सही है, तो वह उसे बनाए रखेगा। सेक्शन 7 के उपबंध के अनुसार यहाँ पर वह शास्ति अधिरोपित कर सकेगा पदाभित अधिकारी है, यानी कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, या फिर जो प्रथम अपील अधिकारी है, दोनों के ऊपर।
प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी को यहाँ पर जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय जैसी शक्ति प्राप्त होगी, यानी कि समन जारी करना या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है वो पेश करना, तो इस तरीके की जो विहित की जाएँ ये सारी शक्तियाँ यहाँ पर उन्हें प्राप्त होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि उन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ यहाँ पर प्राप्त होगी प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी को। सेक्शन 7 के अंदर शास्ति यानी कि पेनल्टीज़ बताई गई है। तो द्वितीय अपील अधिकारी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बिना पर्याप्त या युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान में असफल, अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वह है असफल होने पर, यानी कि जब जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वह असफल रहता है, जो सेवा प्रदान करने के लिए उसे आवेदन किया गया है वह सेवा प्रदान करने में वह असफल रहता है, तब उसके ऊपर जो है द्वितीय अपील अधिकारी 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की जो है शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। और इसके साथ ही दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर वह ऐसी सेवा प्रदान करने में विलंब करता है, यानी कि जो समय सीमा है उससे ज़्यादा टाइम लेता है, तो ऐसे विलंब का जो प्रतिदिन का जो है जो पेनल्टी यहाँ पर लगाई जा सकेगी वो 250 रुपये यानी कि 250 रुपीज़ जो है पर डे के हिसाब से यहाँ पे पेनल्टी लगाई जा सकेगी, जो कि 5000 रुपये तक यहाँ पर हो सकेगी। लेकिन ऐसा जो है आदेश करने से पूर्व जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसे सुनवाई का अवसर यहाँ पर दिया जाएगा। द्वितीय अपील अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी को, जैसा कि द्वितीय अपील अधिकारी ने डेजिग्नेटेड ऑफिसर को यहाँ पर शास्ति अधिरोपित की सेक्शन 7(1) के अंदर, ठीक उसी प्रकार सेक्शन 7(2) के अंदर द्वितीय अपील अधिकारी जो है प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर भी यहाँ पर शास्ति अधिरोपित कर सकता है यदि वह बिना पर्याप्त या युक्तियुक्त कारण से अपील का विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो उसके ऊपर 500 रुपये से 5000 रुपये तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। लेकिन उससे पहले जो है प्रथम अपील अधिकारी को सुनवाई का अवसर यहाँ पर दिया जाएगा। अब जो शास्ति यहाँ से प्राप्त होगी तो अधिरोपित शास्ति को प्रतिकर के रूप में अपीलेंट यानी कि जो आवेदक है उसको दे सकेगा द्वितीय अपील अधिकारी। 5A, यदि आवेदक द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति से संतुष्ट नहीं है, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जैसे जो द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा जो आदेश दिया गया यानी कि जो शास्ति लगाई गई उससे भी यदि आवेदक संतुष्ट नहीं है, तब जो है वह सेक्शन 6 के अधीन जो हमने देखा था कि राज्य सरकार द्वारा जो नाम निर्दिष्ट अधिकारी नियुक्त किया जाता है यानी कि नॉमिनेटेड ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, उसे वह यहाँ पर आवेदन कर सकेगा। अब जो नॉमिनेटेड ऑफिसर होगा वह प्रथम अपील अधिकारी और डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनके ऊपर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो कि जो पूर्व में दी गई है द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा, उसको सम्मिलित करते हुए 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी। और इसके साथ ही अगर उसे ये सही लगता है तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकेगा राज्य सरकार से। द्वितीय अपील अधिकारी पर भी जो है वो यहाँ पर जो नॉमिनेटेड ऑफिसर है वह द्वितीय अपील अधिकारी पर भी जो है शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो कि 5000 रुपये तक की हो सकेगी। और उसके साथ ही जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश कर सकेगा राज्य सरकार से। सेक्शन 8 रिवीजन पुनरीक्षण। तो द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित दिए आदेश से व्यथित डेजिग्नेटेड ऑफिसर या प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश से 60 दिनों के भीतर यानी कि 60 डेज के अंदर जो है पुनरीक्षण के लिए आवेदन करेंगे नॉमिनेटेड ऑफिसर को, यानी कि नाम निर्दिष्ट अधिकारी को यहाँ पर रिवीजन के लिए वह जो है आवेदन करेंगे। तो यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो रिवीजन है उसके लिए यहाँ पर कौन जिसको ऑथोराइज किया गया है या फिर किसके पास पावर है, तो नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यही यहाँ से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रिवीजन का अधिकार सेक्शन 8 के अंदर किसे प्राप्त है, तो नॉमिनेटेड ऑफिसर को। सेक्शन 8A नॉमिनेटेड ऑफिसर के आदेश का रिव्यू। इसके अंदर ये बताया गया है कि जब कोई आदेश नॉमिनेटेड ऑफिसर यानी कि नाम निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा दिया जाता है तो उसका जो है पुनर्विलोकन किसके द्वारा किया जाएगा। तो सेक्शन 5C सेक्शन 7 के अंदर जो 5C के अधीन अगर कोई आदेश जो है उससे अगर द्वितीय अपील अधिकारी व्यथित है, जो कि उसके ऊपर जो शास्ति अधिरोपित की थी नॉमिनेटेड ऑफिसर ने, तो उससे उस आदेश के विरुद्ध जो है वो पुनर्विलोकन का जो आवेदन कर सकेगा 60 दिनों के भीतर। नॉमिनेटेड ऑफिसर को ही यहाँ पर वह आवेदन यहाँ पर करेगा। सेक्शन 9 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। तो इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति यानी कि जो प्रथम अपील अधिकारी या द्वितीय अपील अधिकारी या जो पदवीध अधिकारी है, यदि वो कोई कार्य इस सद्भावपूर्वक इस अधिनियम के अंतर्गत करते हैं तो उनके ऊपर कोई वाद अभियोजन या विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें यहाँ पर इस संरक्षण प्राप्त है। सेक्शन 10 नियम बनाने की शक्ति तो राज्य सरकार के पास होगी और राज्य सरकार जो है यहाँ पर इस अधिनियम से रिलेटेड जो प्रक्रियाएँ होंगी उनके लिए यहाँ पर नियम बनाएगी। सेक्शन 11 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। इस सेक्शन के अंदर ये प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम में इसके लागू होने से 2 वर्ष के भीतर
जो है अगर कोई कठिनाइयाँ आती है या कुछ इसके अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं, तब जो है राज्य सरकार इसके अंतर्गत जो है एक आदेश निकाल कर इसके अंदर चेंजेस कर सकेगी। तो यह था दोस्तों लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। इसका जो MCQ वीडियो है वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। यहाँ तक कैसा लगा आपको वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।